हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही बज टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं और वो टॉपिक है QRMP स्कीम का, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। QRMP स्कीम से रिलेटेड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं, तो सोचा क्यों ना मैं इस पर एक पूरा FAQ तैयार करूँ आप लोगों के लिए और आपकी सारी मिसकंसेप्शन को दूर करूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि मैंने QRMP के हर एक एक्सपेक्ट पे एक क्वेश्चनियर फॉर्मेट में हर एक चीज़ को बना रखा है। पावर पॉइंट की स्लाइड्स इसके लिए बनाई हैं और वो आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QRMP स्कीम। तो इफ़ेक्टिव डेट जो इस QRMP स्कीम की थी वो थी 1 जनवरी 2021। तो ऐसा कह सकते हो कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो लास्ट क्वार्टर है, i.e. जैन टू मार्च, उस क्वार्टर से हमारी QRMP स्कीम एप्लीकेबल होकर चल रही है। फिर उसके बाद इसमें रिटर्न की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चंस था हर एक टैक्स पेयर्स के दिमाग में। तो इसमें जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वो ये थी कि आप रिटर्न से काम करो, आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करो, चाहे वो आपकी 3B हो, चाहे वो आपका GSTR 1 हो। बट आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो मंथली बेसिस पे करके चलनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको समझाने वाला हूँ। बट एक चीज़ गौर करने वाली बात है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि QRMP स्कीम आने से पहले टैक्स पेयर्स क्या ऑप्ट करते थे, जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 CR तक होती थी, वो क्या करते थे कि अपनी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे ऑप्ट करते थे और 3B मंथली फाइल करते थे। बट QRMP स्कीम के आने से उस पर प्रभाव पड़ा है और उस केस में अब क्या हो गया है कि या तो आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर लो और अपनी रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करो। अगर आप QRMP स्कीम में नहीं जाते हो तो आपको अपनी GSTR 1 भी मंथली कंपल्सरी बेसिस पे फाइल करनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट पैड में भी कि आपको अगर QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं करते हो तो GSTR 1 भी मंथली फाइल करनी पड़ेगी। ओके। और इसकी जो डेट थी, एक पर्टिकुलर डेट प्रेस्क्राइब की गई कि इस पर्टिकुलर डेट से आपको माइग्रेट कर लेना है QRMP में आइदर और एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, जो आपकी इच्छा होगी। वो अभी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आप इसने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द सेंस कि कौन कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो आप आंसर में देखेंगे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर having the aggregate annual turnover of previous financial year and the current financial year is up to 5 crore, means previous financial year और current financial year दोनों को मिला के अप टू 5 करोड़ तक है, तो आप इस QRMP स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नोट दिया है मैंने, इस नोट को समझना पड़ेगा आपको दैट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स में कौन कौन आएंगे। आपके नॉर्मल टैक्स पेयर्स भी आ सकते हैं, SEZ यूनिट वाले भी आ सकते हैं। SEZ यूनिट दो बार हो गया है तो एक आप काट सकते हैं इसमें। SEZ डेवलपर ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लिया है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। मीन्स अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप QRMP स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक नोट और दिया है, इफ़ ऑटो हियर सेंस मीन्स एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग एनी क्वार्टर विल बिकम इन एलिजिबल ड्यूरिंग एनी क्वार्टर फॉर व्हाट, करंट फाइनेंशियल ईयर के किसी भी क्वार्टर में आपका एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है तो यू विल बिकम इन एलिजिबल फ्रॉम द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ, मीन्स आप नेक्स्ट क्वार्टर से इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर इफेक्टिव डेट, सेकंड व्हाट विल बी द रिटर्न फ्रीक्वेंसी, थर्ड व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ये ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का, मीन्स आप कब QRMP स्कीम में ऑप्ट इन कर सकते हो, कब QRMP स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि क्या ये थ्रू आउट द ईयर आपको अवेलेबल रहेगा। यस, क्वेश्चन है, आंसर है इसका यस, ये आपको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेगा बट विथ अ कंडीशन अवेलेबल रहेगा। ये आपको कंडीशन के साथ अवेलेबल रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो FAQ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करना है, वो मैंने एक टेबल बनाई है, उससे आप समझ पाओगे। जैसे कि आपका अप्रैल से जून का क्वार्टर है, अगर अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए आपको ऑप्ट इन करना है तो कब करना होगा? पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ की फर्स्ट तारीख को, मीन्स 1 फरवरी से लेकर करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट तारीख तक, मीन्स 30 तारीख तक आपको ये अवेल करके चल लेना है अगर ऑप्ट इन करना है। अगर ऑप्ट इन आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो इसी डेट में आप ऑप्ट आउट भी करोगे और ऑप्ट इन भी करोगे। ओके। उसके बाद उसी तरीके से आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर का देखोगे तो 1 मई से 31 जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर देखोगे तो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर, और जैन से मार्च का देखोगे तो 1 नवंबर से 31 जनवरी तक का। ओके। उसके बाद मैंने एक नोट दिया है, मैंने अभी आपसे पीछे स्लाइड्स में बोला था ना कि आपको ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की फैसिलिटी जो है वो थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेबल रहेगी, बट कंडीशंस उसके होंगे, और वो कंडीशंस क्या है वो मैंने बाय वे ऑफ नोट दिया है आपको, दैट कंडीशंस फॉर ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, ऑल GSTR 3B शुड हैव बीन फाइल्ड, मीन्स आपकी पर्टिकुलर पीरियड की सारी GSTR 3B फाइल होनी चाहिए, और आपका GSTR 1 सेव्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मीन्स जब आप अपनी GSTR फॉर्म को जब भर रहे होते हो तो उसमें देखते हो आपके डेटा ऑटोमेटिकली सेव होते जाते हैं उसमें, सिर्फ सेव्ड फॉर्म में अगर आप अपने GSTR 1 को छोड़ देते हो तो भी आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाओगे। मीन्स आइदर आप सबमिट फॉर्म में रखो, आइदर आप फाइल कर दो, और 3B आपकी फाइल होनी कंपलसरी है। तो ये कंडीशंस हैं आपकी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट के लिए इस पर्टिकुलर डेट में। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप ये पर्टिकुलर डेट्स में ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाओगे। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देन व्हाट अबाउट द टैक्स पेयर्स हैविंग द मल्टीपल GSTN, मीन्स मेरे एक पैन पे मेरे कई सारे रजिस्ट्रेशंस हैं, कई सारे GSTN हैं, तो क्या मैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए QRMP ऑप्ट कर लूँ, दूसरे में एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर कंटिन्यू कर सकता हूँ? आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल टू ऑप्ट QRMP ऑन वन GSTN while being remain to in opt out state for other GSTN। याद करो ये चीज़ें का, ये क्वेश्चन आपके लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए भी रेलिवेंट है उसमें, बट इसका अपोजिट है। मींस अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पे कंपोजिशन ऑप्ट करते हो तो आपको हर एक रजिस्ट्रेशन पे कंपोजिशन ऑप्ट कर कर चलना पड़ेगा, अदर आपको कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एज सॉरी आप कंपोजिशन किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर किसी भी एक GSTN पे अपने रजिस्टर होते हो, तो आपको हर एक अपने GSTN पे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट अबाउट जैन टू मार्च 2001 क्वार्टर। ये क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका ये करंट क्वार्टर चल रहा है जैन से मार्च 2001 का, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये किया गया कि टैक्स पेयर्स आर माइग्रेटेड, थोड़ा वेट करिएगा। इसमें हुआ क्या था कि इसमें टैक्स पेयर्स आर माइग्रेटेड ऑन डिफॉल्ट बेसिस बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर एंड रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, मींस एक टर्नओवर का क्राइटेरिया बनाया गया हमारे GSTN पोर्टल के द्वारा, और एक रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी, मींस क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं या मंथली टैक्स पेयर हैं, उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर डेट प्रोवाइड की गई है। इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर जो आपका ये करंट क्वार्टर अभी चल रहा है जैन से मार्च का, इसमें आपको एक डेट दी है और वो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। तो जितने भी टैक्स पेयर्स अभी QRMP के लिए ऑप्ट इन करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट है, मार्क कर लीजिए 31 जनवरी 2021 को। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और GSTN पोर्टल ने टर्नओवर बेसिस पर और रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बेसिस पर आपको ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट माइग्रेट किया हुआ है मंथली या क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर, वो आपको अपने हिसाब से जाके चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है पोर्टल पर जाकर कि आपको कैसे क्वार्टरली या मंथली फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करके चलना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सिनेरियो इन केस ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अभी जब मैं क्वेश्चन पहले स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आई थिंक था, तो उसमें मैंने बोला था कि कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, तो उसमें
था कि न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी क्यूआर स्कीम का बेनिफिट है। तो उनके केस में क्या सिनेरियो रहेगा उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया। मींस अगर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है 31 जनवरी को, तो इमीडिएटली आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर लो फॉर जैन टू मार्च क्वार्टर बाय 31 जनवरी इटसेल्फ मंथ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है 1 फरवरी 2021 को, देन ऑप्ट क्यूआरएमपी स्कीम फ्रॉम अप्रैल टू जून क्वार्टर। मीन्स आप जैन टू मार्च क्वार्टर के लिए नहीं ले पाओगे, क्योंकि अभी मैंने टेबल से आपको समझाया था कि लास्ट डेट क्या होती है, करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट तारीख। मीन्स अगर लास्ट तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो आप उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं मिला है तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ही ऑप्ट करने की फैसिलिटी अवेल हो पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू पास आईटीसी अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। मीन्स अगर आप रिटर्न्स क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे फाइल कर रहे हो तो आप अपने सामने वाले बायर्स को आईटीसी कैसे पास ऑन करोगे, उसके लिए सरकार ने आपको अभी रिसेंटली आपके पोर्टल पे आईएफएफ फैसिलिटी अवेल कराई है, और इस आईएफएफ का फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। बट ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके B2B इन्वॉइसेस के लिए है, और उस B2B इन्वॉइसेस की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल वैल्यू, मार्क माई वर्ड्स, टोटल वैल्यू मीन्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 50 लाख रुपीज़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप जो फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर रहेगा ना, उसमें आप आईएफएफ में अपने B2B इन्वॉइसेस को अपलोड कर सकते हो। तो आप पूछोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, उसके लिए मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपने आईएफएफ के थ्रू अपने फर्स्ट और सेकंड मंथ के इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए तो आपको वापस से GSTR 1 में जो थर्ड क्वार्टर में आप फाइल करोगे उसमें वापस से वो इन्वॉइसेस नहीं डालने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आपके आ जाएंगे उस GSTR 1 में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के बारे में मिसकंसेप्शन ज़्यादा हैं, तो आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। दैट हाउ टू पे टैक्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स पेमेंट के लिए दो मेथड हैं, एक है फिक्स सम मेथड और एक है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ओके, tax under QRMP is paid through a challan GST PMT 06 and you have to select monthly payment for quarterly taxpayer as a reason for generating the challan। means QRMP स्कीम में जो आप टैक्स की पेमेंट करोगे ना फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए, उसमें दो मेथड्स दिए सरकार ने आपको, एक दिया फिक्स सम मेथड और एक दिया सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड तो बहुत ही ईजी है, अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, और फिक्स सम मेथड को भी आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट अब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में, तो फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में टैक्स की पेमेंट करने के लिए कुछ तो देना था सरकार को, तो उन्होंने आपको एक चालान दिया जिसका नाम रखा गया GST PMT 06। वो GST PMT 06 आप जनरेट करोगे, जनरेट करते वक्त आपसे रीज़न मांगा जाएगा, रीज़न में आपको सेलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, और फिर आपके चालान को फाइल कर देना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मेथड्स ऑफ टैक्स पेमेंट की जैसे मैंने बात करी थी, तो आइए थोड़ा मेथड्स ऑफ टैक्स पेमेंट पर डिस्कस कर लेते हैं। एक था आपका फिक्स सम मेथड, एक था आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर 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 आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हो, अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर थे प्रीवियस क्वार्टर में और करंट क्वार्टर में आपने ऑप्ट कर लिया क्यूआरएमपी स्कीम, तो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। मीन्स प्रीसीडिंग क्वार्टर में जितना भी आपने टैक्स की पेमेंट करी कैश में, मार्क माई वर्ड कैश में, उसका 35% आपको जमा करवाना पड़ेगा GST PMT 06 के थ्रू, एंड द पोर्टल विल प्री फिल दिस अमाउंट इन योर चलान। उसकी हेडेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज आपके अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में जितनी भी आपने पेमेंट की होगी कैश में, जितनी भी आपने पेमेंट की होगी कैश में, उसका 35% पोर्टल ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर देगा आपके GST PMT 06 में, और वो आपको फाइल करके चलना पड़ेगा GST PMT 06 का फॉर्म। ओके, और अगर आप मंथली टैक्स पेयर थे तो मंथली टैक्स पेयर के केस में मतलब 35% दोनों मंथ को मिला के, ठीक है, और मंथली टैक्स पेयर थे तो 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग मंथ। अगर आप मंथली टैक्स पेयर थे तो जितना भी आपने प्रीसीडिंग मंथ में कैश में अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी है उसका 100% ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आपके GST PMT 06 में आ जाएगा, और वो आपको जमा करा कर चलना पड़ेगा। ओके, सेल्फ असेसमेंट मेथड जैसे कि मैंने बताया था ये काफ़ी ईजी मेथड है। आपको एक्चुअल टैक्स पे करना है जैसे आप करते हो नॉर्मली 3B में। मीन्स आप अपने ITC को उस पर्टिकुलर मंथ के लिए देख लो, उसके बाद
आप अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को देख लो, सेट ऑफ करके जो लाइबिलिटी बन ली है वो आप फर्स्ट टू मंथ्स में आप डिस्चार्ज कर दीजिएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप फिक्स सम को ऑप्ट कर लो, चाहे आप सेल्फ असेसमेंट मेथड को ऑप्ट करके चल लो। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फिक्स सम मेथड। ये फिक्स सम मेथड अगर मैं ऑप्ट करता हूँ, सब लोग कहेंगे कि मैं तो सेल्फ असेसमेंट मेथड से ही टैक्स की पेमेंट करूंगा, फिक्स सम मेथड का बेनिफिट क्या होगा, कुछ बेनिफिट बताइए। तो हम फिक्स सम मेथड भी ऑप्ट कर लेंगे। तो बेनिफिट भी बताया सरकार ने कि इफ़ योर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 35%, नो इंटरेस्ट, मार्क माई वर्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द शॉर्ट लाइबिलिटी डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। मीन्स आपने फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो 35% की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी, एक्चुअल में आपकी लाइबिलिटी 40% अराउंड थी मान के चलिए, तो उस केस में आपको जो बैलेंस 5% की लाइबिलिटी जो आपने शॉर्ट डिस्चार्ज करी है, उस पर सरकार आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी। तो ये बेनिफिट है फिक्स सम मेथड का। तो आप बेफिक्र होकर फिक्स सम मेथड को भी ऑप्ट कर सकते हो। अब ये जो मैं जीएसटी पीएमटी 6 बार बार चालान के नाम ले रहा हूँ, इसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो जैसे कि जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ का आपको पीएमटी 06 25 फरवरी तक जमा कराकर चल देना है। अगर आप 25 फरवरी तक नहीं जमा कराते हो तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वो मैं आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा। फिर ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बात करा कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द केसेस अंडर विच द इंटरेस्ट अमाउंट इज पेबल। अगर आप 3B ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हो तो आपके इंटरेस्ट लगेगा। एंड पीएमटी 06 अगर आप 25 तक नहीं फाइल करके चलोगे तो आप जो टैक्स की पेमेंट लाइबिलिटी जो भी आपकी रहेगी फर्स्ट 2 मंथ्स की 35% वाली, उस पर आप पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। शॉर्ट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बट अप टू ड्यू डेट तक नहीं फाइल करोगे तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ लेट फीस। नो लेट फीस, खुश हो जाइए, नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू पीएमटी 06। क्यूआरएमपी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पीएमटी 06 अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपके टैक्स की पेमेंट पे तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, बट लेट फीस कोई एप्लीकेबल नहीं होगी। हाउएवर लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 3B पे जैसे लेट फीस लगती है और 1 पे जिस तरीके से लगती है वो तो लगेगी, बट आपके पीएमटी 06 पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि मैंने क्यूआरएमपी के हर एक एस्पेक्ट को इस वीडियो के थ्रू कवर कर लिया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी टैक्स पेयर्स को पता चल सके और उनकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो सके। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे इस पूरे क्यूआरएमपी स्कीम पे कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट के थ्रू आंसर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नेक्स्ट रिलेवेंट अपडेट या किसी टॉपिक या इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के रिलेवेंट वीडियोज़ आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिल सकें। सो अभी के लिए